नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को। सर, अल फला यूनिवर्सिटी में जिस तरह का धंधा चल रहा था, अब तो फंडिंग का खुलासा हो रहा है कि दिल्ली धमाके के लिए ये जो जिहादी डॉक्टर थे, इनको फंडिंग बाहर से तो हुई लेकिन इंटरनली भी हुई। तो ये तो सर बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं खतरा है हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए कि हमारे देश के अंदर बैठी संस्थाएं इनको इस तरह से फंडिंग कर रही हैं। बिल्कुल अंजू जी, देखिए बहुत गंभीर मसला है और इसकी तह तक जाना चाहिए। ये देखिए किस तरह से बाहर से तो फंडिंग होती ही है, आप जानती हैं। पेट्रो डॉलर जब से चले हैं, ये सारा जो भारत का नक्शा बदलने की कोशिश की जा रही है। आप देखें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन मदरसास की हो रही है, किस तरह से सारा पैसा पेट्रो डॉलर से आता है, सारी दुनिया जानती है और मेरे देश में भी सभी जानते हैं। सिर्फ ये है कि अब इस पर सरकार ने एनजीओज को कसा है। आपने देखा होगा सरकार ने किस तरह से एनजीओज के लिए बहुत मुश्किल कर दिया, क्योंकि इनको वेस्ट से भी फंडिंग आती थी और मिडल ईस्ट से भी फंडिंग आती थी। और कुछ और भी एनजीओज हैं जो कन्वर्शन रैकेट चलाती हैं इस देश में। तो ये सब का बहुत बड़ा रैकेट था, लेकिन इस पे कुछ तो अंकुश लगाया है भारत सरकार ने। बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जिसमें एनजीओज को बाहर से फंडिंग लाना अब इतना आसान नहीं होगा। एक तो ये बात है, लेकिन जो टेररिज्म चल रहा है, ये जो आप बात कर रही थी अल फला यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत बड़ा साजिश थी भारत के खिलाफ कि जिस दिन बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर पड़ता है ना, उसकी एनिवर्सरी, उस दिन इनको पूरा भारत में बवाल करना था और ये चाहते थे कि हर एक भारतीय और पूरी भारत की सरकार जो है वो एकदम बौखला जाए। इतने धमाके और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज, ड्रोन का इस्तेमाल मिसाइलों की तरह, और वीआईपी जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको टारगेट किया जाए। मैं नाम लेना अच्छा नहीं समझता, एक्सपोज नहीं करना चाहता जो हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, वो आप जानती हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। तो इस तरह इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे धमकियां दी जाती हैं, आपको पता ही है कि हम उसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे। ये उन सब को टारगेट करने की कोशिश थी। आप देखिए फंडिंग बाहर से आ रही है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कौन दे रहा है, इसकी जड़ पे जाना नहीं पड़ चाहिए कि टेररिज्म को एट दी बैकयार्ड ऑफ दिल्ली। तो आप फिर तो ऐसा इंसिडेंट होना ही था फिर। ये तो शुक्र करो भगवान का, ये सारा पर्दाफाश हो गया, नहीं तो क्या हो जाता। और अब अब देखिए ऐसा जब भी कोई पकड़ा जाता है टेररिस्ट, कोई एंटी नेशनल पकड़ा जाता है जो जो भारत को तोड़ना चाहता है, भारत में इनोसेंट लोगों को बम ब्लास्ट करके मारना चाहता है, टेररिज्म चलाता है, उनके लिए किस तरह से लोग, एक बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी हो जाती है। और जो इतने नामी ग्रामी वकील है, मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता, आपके दर्शक जानते हैं कौन है वो, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी से एसोसिएटेड होते थे। नाम क्या लूं मैं, अच्छा नहीं लगता। वो सभी जानते हैं, नामी ग्रामी, उनकी 15-15, 20-20 लाख रुपया फीस है उनकी एक हियरिंग की सुप्रीम कोर्ट में। रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं वो, रात के 12 बजे। ये हाईजैकिंग नहीं है जस्टिस सिस्टम की? एक टेररिस्ट के लिए आप हाईएस्ट कोर्ट जो है रात के 12 बजे खुल जाती है, जबकि जो जो इंपॉर्टेंट मसले हैं देश के उनको कोई नहीं पूछता। वो कई सालों से पड़े हुए हैं, उनका कुछ कोई नहीं है। जो देश की तरक्की के लिए, देश के लोगों के लिए अहम मसले हैं, उनकी डेट ही नहीं आती। सर, हाँ, ये जो आपको याद होगा कासगंज वाले मामले में चंदन गुप्ता का मामला था, एनआईए कोर्ट ने तो फैसले में लिखा था कि कुछ राष्ट्रीय और विदेशी एनजीओ लगातार ऐसे मामलों में खुलकर फंडिंग करती हैं और वहां पे जो आरोपी थे सर उनके लिए बड़े बड़े वकील हायर किए गए थे। ये फैसले में लिखा है। मैं समझता हूं ये जो जज साहब हैं इनको बधाई देनी चाहिए और देश को इनका आभारी होना चाहिए। इन्होंने जो मसला उठाया, इनका नाम है त्रिपाठी साहब ना, क्या नाम है पूरा? बीएस त्रिपाठी। हाँ, पीएस त्रिपाठी। इन्होंने जो एनआईए कोर्ट के जज थे, इन्होंने ये मसला उठाया और मैं समझता हूं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसको नोटिस लेना चाहिए।
और सभी हाई कोर्ट्स को। ये इतना अहम मसला है कि ये कौन सी एनजीओज हैं जो अचानक महंगे वकील कहां से ले आते हैं और फंडिंग कौन करता है इनकी, इनका असली उद्देश्य क्या है, हर संवेदनशील केस में यही लोग क्यों दिखते हैं। ये सवाल मैं एक्सपेक्ट करता था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, बट आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में किसी जज साहब ने इतनी हिम्मत नहीं की ये बोलेंगे। और इनको सम्मानित करना चाहिए देश को। ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो जस्टिस सिस्टम को हाईजैक करता है। और आप देखिए, इधर थोड़ा नीचे करिए, ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इनके नोटिस में आए। ये देखो, ये देखो, ये जज साहब ने ये सर पूरा लिखा है कि हाँ, सीजेपी, पीयूसीएल, रिहाई मंच, अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, न्यूयॉर्क की संस्था है। न्यूयॉर्क, हाँ, न्यूयॉर्क, वहां की। इंडियन बताइए। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वाशिंगटन डीसी, साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप लंदन। मुझे ये बताइए, ये जो अलायंस ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी न्यूयॉर्क, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वाशिंगटन डीसी और एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप लंदन, इनका क्या रोल है यहाँ पर? एक यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनको पूछ नहीं सकती आप किस हैसियत से यहाँ हो? मैं ये जानना चाहता हूँ यार। और एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए खड़े होते हो, जहां जो टेररिस्ट होते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, तो आपका क्या एजेंडा है और आप फंडिंग कहां से करते हो? आप देखिए, मैं इस पर भी आता हूं, जो हमारी भारत की जमातुल उलेमा हिंद है, ये सर, जिसकी ये देखिए, ये आप ये भारत देखिए, की जमा, इसको ये देखिए। अध्यक्ष हैं जमायत उलेमा हिंद के हम्म। मौलाना अरशद मजनी। हम्म। ये मुझे ये बताइए, मैं इनसे दो तीन सवाल पूछता हूं। आपका ये जो पैसा है, आप अगर आपके पास बहुत धन है, तो आप वो धन जो है वो टेररिस्टों को बचाने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? मेरा ये सवाल है। आप जो गरीब मुसलमान बच्चे हैं, आपने देखा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, देखा है ना? देखा है ना बिल्कुल। वैष्णो देवी? पूरा भारत जानता है वैष्णो देवी हम्म। श्राइन बोर्ड में हर एक हिंदू पूरे भारत से और इंटरनेशनल लोग जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। उस पैसे से हम हमारा श्राइन बोर्ड यहाँ यूनिवर्सिटी चलाता है, जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज अभी खुला है, आपने देखा हो कंट्रोवर्सी में था कि पहला सेशन था, 50 सीटों में से 42 सीटें नॉन हिंदुओं को दी, मुस्लिम्स को दी। एक सरदार है 50 में से, 7 हिंदू हैं और 42 मुस्लिम्स हैं। वो भी गलत है, लेकिन चलो वो मुद्दा डिफरेंट है, वो उस पर अभी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, हिंदुओं का जो पैसा चढ़ता है वो किस काम आ रहा? मैं सिर्फ वो पॉइंट लाना चाहता हूं। वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यूनिवर्सिटी है तो लोग पढ़ेंगे, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सभी धर्म के हैं। हालांकि उसको डिक्लेयर करना चाहिए माइनॉरिटी हिंदुओं का के लिए, लेकिन छोड़िए उसको, वो डिफरेंट मुद्दा है। आप देखिए, वहाँ डॉक्टर, अगर मेडिकल कॉलेज खोला तो वहाँ डॉक्टर्स बनेंगे। अगर हमारा वहाँ वो हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल है, वैष्णो देवी चलाती है, बोर्ड चलाता है। नारायणा हॉस्पिटल में हजारों मरीजों का इलाज होता है, उसमें भी बहुत सारे नॉन हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी आते हैं, हम्म। क्योंकि हॉस्पिटल सबके लिए है। तो बिल्कुल। ये होता है पैसे का इस्तेमाल। तो मैं मदनी साहब से ये पूछना चाहता हूं, अगर आपका हलाल इकोनॉमी जो अब चलती है, मैं उस पर बाद में आता हूं, अगर आपकी पैसा इतना है तो गरीबों के लिए यूज करो ना भाई, क्रिमिनल्स के लिए क्यों यूज करो, टेररिस्टों के लिए क्यों यूज करो? आपका क्या एजेंडा है? आप इस देश को बर्बाद करना चाहते हो, इस देश को तोड़ना चाहते हो? आप वो पैसा गरीब मुस्लिम लड़के जो पंक्चर लगाते हैं, जो रेडी लगाते हैं, उनका पढ़ाई में लगाइए, उनको डॉक्टर बनाइए, उनको इंजीनियर बनाइए, उन हॉस्पिटल खोलो, जहां बाकियों को छोड़ो, मुसलमानों का इलाज करिए, करो ना। आपने अरबों रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप एक अच्छा काम बता दो जो गरीब मुसलमानों के लिए करे। विधवा लड़कियों की शादी करवाओ, छोटी बच्चियों की पढ़ाई करवाओ। आपने क्या किया? आप किसी मंदिर में जाओ, आप देखिए, हजारों करोड़ों लोगों के लिए खाना फ्री में, लंगर के लंगर लगते हैं ना, लाखों बिल्कुल।
आप मुझे बताइए एक जगह पर आप खाना खिलाते हो? गरीब मुसलमान जो आते हैं मस्जिद में या वहां, उनको खिलाओ ना खाना, उनको प्रसाद। सर मस्जिदों में तो भड़काऊ तहरीरें दी जाती हैं ना। अब आप ये सोचिए कि जो अलफला वाला मामला है उसको ये मदनी क्या रंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होगा तो वो जेल जाएगा। आप सोचिए वो जवाद सिद्दीकी उसकी पैरवी कर रहे हैं। और ये जमीयत उलेमा हिंद ही है सर जो बड़े बड़े वकीलों को हायर करती है शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों के लिए। उनका मामला भी तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप देखिए कैसे बड़े बड़े वकील जो एक अपीयरेंस का 15 लाख लेते हैं वो उनके पक्ष में खड़े हैं। तो सवाल तो बिल्कुल सही उठाया था ना एनआईए इस कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते वक्त कि ये कहां से आ जाते हैं ये महंगे वकील, कौन इनकी मैं फीस देता है। मैं मैं अंजू जी अपील करूंगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, बहुत इससे बढ़िया होम मिनिस्टर भारत में नहीं देखा गया। उनको इसमें मेरी अपील है उनसे, इंक्वायरी करें, इसमें एक डिटेल में जाना चाहिए ये पैसा कहाँ से आता है, और इसकी सारी तह तक जाना चाहिए। ये कौन इनको फंड करता है, क्या इन वकीलों को कैश में पेमेंट होती है या इनको चेक में पेमेंट होती है? वाई कांट दे पे इन चेक, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखे कि कौन दे रहा है। चेक में पता भी चलेगा कि पेमेंट कौन कर रहा है, और अगर वो पेमेंट कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो शर्जील इमाम और दूसरे का क्या नाम है, उमर खालिद और और चार पांच और उमर दोस्त। उमर खालिद के लिए ये पैसा कहाँ से, मदनी साहब जो खर्च करता है ये कहाँ से आता है? क्या ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको देख सकता है? और ये जो पैसा आता है ये शर्जील इमाम और उमर खालिद के बजाय उन गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, उन गरीब विधवाओं के लिए इस्तेमाल करें, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो विडोज हैं, जो जिनको बेचारियों को खाना नहीं मिलता, उनके लिए लंगर लगाएं, उनके लिए यूनिवर्सिटी खोलें, कॉलेज खोलें, हॉस्पिटल खोलें। वो नहीं करेंगे, ये देश को तोड़ने वाला काम करेंगे। जो ऐसी लोग हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, चाहे और आपको मालूम ही है क्या इनकी कारकर्दगी शर्जील इमाम की दिल और उसकी उमर खालिद की क्या रही है। नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ने की बात होती है और दिल्ली राइट्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। इन लोगों की पैरवी आप करते हो और इन पर लाखों रुपया खर्च करते हो। इसी तरह जो भी टेररिस्ट, ये तो दो की एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल है। मैं बाकियों की बताता हूँ, कितने लोगों की इन्होंने, जो जो भी टेररिस्ट का पैरवी, अच्छा जो बांग्लादेशी आते हैं, रोहिंग्यास आते हैं, आपको भाई उनकी पैरवी करने के बजाय जो भारत के मुसलमान हैं उनको, उनकी भलाई के लिए यूज करो ना पैसा। और ये जो पूरी आपने बनाई हुई है, क्या बोलते हैं, हलाल इकानमी। अब पहले हाँ तो हलाल खाना होता था, अब तो सीमेंट भी हलाल है, अब कॉलोनी भी हलाल है एक। हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा भी चला रहे हैं ये लोग और उसका फंड भी आतंकवादियों को बचाने में जाता है। मुंबई में सबब में एक कॉलोनी बनाई गई और उसकी जिस तरह से ऐड की गई उसमें बताया गया कि हलाल एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। आप सोचिए पर्टिकुलरली एक समुदाय के लिए हलाल सोसाइटी बन रही थी, मुंबई में बन रही थी। बताइए इस देश में क्या क्या होता है, और फिर कहते हैं हमारे डरे हुए मुसलमान हैं। ये हालत है ये देश में। मुझे लगता है सख्त कदम लेने की भारत सरकार को जरूरत है, जैसे योगी जी ने किया हलाल, आपने आप जानते हैं हलाल इकानमी के बारे में, ये पूरे देश में होना चाहिए। और इस तरह का ये जो नेक्सस चल रहा है, दिस दिस शुड बी ब्रोकन। और आप देश एक आंतरिक सुरक्षा का मसला है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये जिस तरह से वो जो क्या बोलते हैं, ये आपको याद होगा पटना में वो पकड़े गए थे कागज कि हमने हाँ इसको इस्लामी पीएफआई पीएफआई के कागज गजवाए हिंद पकड़े, वाले। गजबा हिंद करवाना है और 2047 तक यहाँ मुस्लिम रूल लाना है। ये उस तरफ कदम चल रहे। आप देश देश के भलाई के लिए काम करो ना, देश के लोगों की भलाई के लिए काम करो, देश को तोड़ने के लिए नहीं। अगर आप ऐसा करोगे वो फिर देश के खिलाफ है। और उस पे मेरी अपील सरकार से रहेगी कि ऐसी ताकतों को नंगा करना चाहिए और देश के सामने लाना चाहिए, इनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे अच्छा लगता कि ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको नोट करती और ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको नोट करती। एक दूसरे जज त्रिपाठी साहब ने, एनआईए कोर्ट ने ये बात कही, इसका संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और सभी हाई कोर्ट्स को, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को इसमें इसमें इसको चेक करने के लिए जो जो जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। जी सर आप ये देखिए कि त्रिपाठी साहब ने अपने फैसले में आगे भी लिखा था कि देश के संवेदनशील मामलों में कुछ एनजीओ और वकीलों का एक ऐसा गठजोड़ है जो हम्म, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कोर्ट ने इसे अनचाहा और संदिग्ध हस्तक्षेप कहा था। ये सिर्फ जी एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चेतावनी है। ये उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। ये बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है। मैं कहता हूँ ये मोर देन फैसला जो था कि उनको सजा दी 28 दोषियों को, उससे ज्यादा अहम ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। ये सर्कुलेट होने चाहिए हर एक हाई कोर्ट को, हर एक जुडिशियल ऑफिसर को, और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये लाना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि दिस इज अनुचित हस्तक्षेप, हम्म। ये मतलब इट यू आर ट्राइंग टू डिरेल द जस्टिस सिस्टम। और ये जो इसमें CJP PUCL, ये सारी रिहाई मंच, ये फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत को तोड़ने के लिए क्या क्या करते हैं मैं जानता हूं इनकी जड़ तक। तो हमें जरूरी है लोगों को इसमें आवाज उठानी चाहिए। लोगों को, मैं आपके दर्शकों को अपील करूंगा, लोगों को इसमें आवाज उठानी चाहिए और जुडिशियल सिस्टम पर और गवर्नमेंट पर प्रेशर लगाना चाहिए कि इन ताकतों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर आपको याद होगा गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया था जिसमें ये था, क्योंकि फंडिंग आतंकवादियों को बचाने में नहीं होती है, आतंकवादी हमले करवाने के साथ साथ जो आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन, आप याद हम्म, कीजिए सर, कितने साल तक बैठे रहे थे सड़कों पर दिल्ली के किनारे ये लोग। फिर सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके लिए पैसा कहां से आ गया? सर हमने कीर्तन करवाना हो तो आप सोचिए उसके लिए पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कितने दिन तक शाहीन बाग बसा रहा था। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, उन सब में क्या क्या हुआ, क्या मुद्दे थे, फंडिंग कहां से आई, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी एनजीओ इन्वॉल्व थी, उसका पूरा खाका तैयार किया जाए, लेखा जोखा तैयार किया जाए। तो ये भी तो अपने आप में एक बड़ा कदम है ना गृह मंत्रालय का, फंडिंग को रोकने का। बहुत बड़ा फैसला है और गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छा आदेश दिया था कि इनकी फंडिंग देखनी चाहिए। बिल्कुल, आप छोटा सा जगराता कराते हो, कितना खर्चा आता है, और जो शाहीन बाग चलता रहा इतने इतने दिन, अब लोगों को पूरी दिल्ली को परेशान किया ट्रैफिक जैमिंग में, और कितने दिन इनके पीछे फाइनेंस कौन कर रहा था, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। ये आपका किसान आंदोलन, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। किस तरह के पकवान बनते थे और किस तरह की गाड़ियां और किस तरह की फंडिंग और कन्वर्ट अंदर एयर कंडीशन वो बन रही हैं, और क्या क्या हो रहा है हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा। तो इसके पीछे जो जो ताकतें हैं जो पैसा देते हैं, उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए और ये देश के सामने और पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इसमें आदेश दिए उनको फॉलो अप किया जाए ब्यूरोक्रेट से, और उसको उसको बिल्कुल ऑनरेबल पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए और देश के लोगों के सामने। और इन सब जो 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 लोग इनको फंडिंग करते हैं, जो देश को तोड़ने की शक्तियां, इनका नकाब उठना चाहिए। अब बहुत हो गया। जी बिल्कुल सर, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, तो अब अल फलाह जैसी और भी जो संस्थान है और भी जो मदरसे कहा जाएगा जहां पर इस तरह से आतंकवादियों को पैदा किया जा रहा है, उन सब पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। एनआईए जांच पड़ताल कर ही रही है, लेकिन एनआईए कोर्ट का ये कासगंज वाला जो मामला है, जो फैसला आया था, वो अपने आप में आंखें खोल देने वाला है कि कौन इनकी फंडिंग करता है, कौन कैसे इनको बचाने के लिए अदालतों में बड़े बड़े वकील लेकर आता है। ये जो नेक्सस है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अंजलि, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय